भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। वर्तमान में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। केंद्र सरकार की मंशा है कि जल्द इसे तीसरे पायदान पर और फिर इसे भारत सोने की चिड़िया है कहावत को चरितार्थ करते हुए पहले पायदान पर लाया जाए। लेकिन ये आएगा कैसे, ये यक्ष प्रश्न है। ये बड़े उद्योगों से केवल और केवल नहीं आ सकता। इसमें उन छोटे छोटी इकाइयों का अहम योगदान होगा जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, या कहूं मुख्य धुरी है, जिनसे बुनकर भारत के हर घर में आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और स्टार्टअप कह सकते हैं आ रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत के लिए आज हमारे खास मेहमान हैं लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के एमएसएमई इकाइयों को सजीव संजीवनी प्रदान कर रहे घनश्याम ओझा जी। स्वागत है राजस्थान चौक पर। धन्यवाद अंकित जी, बहुत धन्यवाद। घनश्याम जी, देखिए मुस्कान आ जाती है जब भी एमएसएमई की बात करते हैं, क्योंकि अपना ही कह सकते हैं कि कोई हैंडीक्राफ्ट से जुड़ा हुआ, कोई अपना बुनकर, कोई छोटा सा जुलाहा, आर्टिजन कहते हैं इसको, आर्टिजन कहते हैं, या फिर कहें कि वो इकाई जिसने दम भरा है कि मैं विश्व की बड़ी इकाइयों को अपना माल सप्लाई करूंगा। यानी एक छोटी सी मदद के साथ घर से चल रही इकाई भी, और एक उस आकार की फैक्ट्री जिसे हम एमएसएमई के वित्तीय सांचे में ढाल सकते हैं, वो उनका संरक्षण आप कर रहे हैं। लेकिन इस मुस्कान के पीछे चुनौतियां भी बहुत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि राजस्थान सरकार की राइजिंग राजस्थान समिट में आपने साहस किया कि उन एमएसएमई इकाइयों को आप लेकर आएंगे राजस्थान की धरा पर चर्चा के लिए, स्वस्थ परिचर्चा के लिए, ताकि भारत और राजस्थान दोनों आगे बढ़े। तो सबसे पहले तो उस तैयारी को लेकर कि राइजिंग राजस्थान को लेकर कैसे एमएसएमई इकाइयों का उत्साह है? देखिए अंकित जी, आपने बात की भारत सोने की चिड़िया। हमने बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, लेकिन कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी भारत पुनः सोने की चिड़िया बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, इन्होंने इस सपने को साकार करने की कोशिश की है कि भारत सोने की चिड़िया बनेगा। सोने की चिड़िया का मतलब कुछ चिड़िया नहीं है, ये सोने की चिड़िया का मतलब है भारत सभी सेक्टर में, वित्तीय दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से संपन्न हो, नंबर 1 हो, तभी हम विश्व गुरु कहलाएंगे, सोने की चिड़िया कहलाएंगे। इसके लिए मोदी जी ने एक नारा दिया है, विकसित भारत। और विकसित भारत की राह विकसित राजस्थान की ओर से निकलेगी। विकसित राजस्थान की कल्पना को साकार करने के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बद्रीनाथ शर्मा ने राइजिंग राजस्थान के माध्यम से अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही 9, 10, 11 को देश और विदेश के उन तमाम उद्योगपतियों को, निवेशकों को, इन्वेस्टरों को यहाँ आमंत्रित किया है, जो राजस्थान की धरती पर आकर, राजस्थान की धरा पर आकर यहाँ की संस्कृति को अपनाते हुए अपने उद्योग लगा सके या निवेश कर सके, कुछ ऐसा कर सके। इसको लेके 9, 10, 11 को कार्यक्रम है। उसमें 11 तारीख विशेष है, उसमें एमएसएमई कॉन्क्लेव, एमएसएमई विकास की रीढ़ की हड्डी, जो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देता है, जिसका नेशनल जीडीपी में और एक्सपोर्ट में एक साइजेबल स्टेक है, उसको प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और बेहद खुशी है कि राजस्थान सरकार ने लघु उद्योग भारती को इस लायक समझा कि वो उस एमएसएमई कॉन्क्लेव को सम्मिलित करवा सके। उनकी आशा के अनुरूप हम लोगों ने तैयारी की है, और पिछले 1 महीने में 50 से अधिक शहरों में मीटिंगें करके हम लोगों ने यहाँ जो जितने भी हमारे जो राजस्थानी है उद्योग चला रहे हैं, उद्योग लगाने वाले हैं, ये उद्योग लगाने सोच रहे हैं, उनका एक समूह तैयार करके यहाँ जयपुर में बुला रहे हैं उन लोगों को। और ये संख्या बहुत खुशी की बात है। सरकार की अपेक्षा से डबल से अधिक, लगभग 10,000 से अधिक यहाँ लोगों ने इस पे रजिस्ट्रेशन कराया है, और वो कार्यक्रम में आने वाले हैं। जी, अब चुनौतियों की बात कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर भी है और देश के स्तर पर भी है, और राजस्थान भी उन्हीं में, जैसा जिक्र किया आपने आया। सबसे बड़ी समस्या ये आती है वित्तीय संसाधन की। क्या आपको लगता है कि एमएसएमई के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को समेकित प्रयास करने चाहिए, उनको वित्तीय सुदृढ़ता शुरुआती दिनों में देने की, बाकी तो संभाल लेंगे? मैं एक छोटी सी बात बताऊं आपको। 1970 का दशक, आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था $190 बिलियन है,
1970 में भारत और चाइना दोनों की अर्थव्यवस्था $190 बिलियन थी। 1970 से लेके आज 2000 हम लोग 24 में चल रहे हैं। चाइना की अर्थव्यवस्था आज $18 ट्रिलियन के आसपास चल रही है और भारत की अर्थव्यवस्था मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्षों में 11 पायदान से 5 पायदान पाई है और लगभग 4 ट्रिलियन के साथ में अभी चल रही है। ठीक है नहीं, अब ये जो करीब 50 साल का कालखंड जिसमें चाइना हमारा समकक्ष था वहाँ पहुँच गया और हम लोग वहाँ बहुत पीछे रह गए, तो कहीं न कहीं हमारे सिस्टम में खामियाँ हैं, कहीं न कहीं हमारी जो सिस्टम में कमी है इस कारण हम इसको इश्यू नहीं कर सके। लेकिन जैसे कहते हैं देर आई दुरुस्त आई, सरकार ने सोचा, इसका प्रयास किए और निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन पहुंची है, अगले 3 वर्षों में ये 30 से पायदान भागकर और $5 ट्रिलियन में पहुंचने वाली है और 2030 लगभग बीच में 6-7 साल बाकी है, ये $7 ट्रिलियन होने वाली है और 2047 जब देश आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा और भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सिरमौर होगी, नंबर 1 होगी। ये आंकड़े हैं, आंकड़े जादुई नहीं है, ये आंकड़े ऐसे हैं जिनको अचीव किया जा सकता है और जिस प्रकार का जो शीर्ष नेतृत्व का सोच है और जिस प्रकार से प्रत्येक भारतवासी ने अपने को इस और अपने को माइंड मेकअप किया है, अपने को तैयार किया है कि इस जो भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को सोने की चिड़िया बनाना है और विकसित भारत बनाना है, विकसित राजस्थान बनाना है, इसके लिए मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, मेरा भी कुछ सहयोग होना चाहिए। तो निश्चित रूप से उस सहयोग को करने के लिए प्रत्येक राजस्थानी, प्रत्येक भारतवासी तैयार है और इसमें MSME का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। आज राजस्थान में भी लगभग 4.5 लाख MSME है और इस MSME जो नए इन्वेस्टमेंट मीट के बाद बहुत ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ने वाले, तो रोजगार सृजन भी होगी और रेवेन्यू मिलेगा और रेवेन्यू आने के बाद मैं समझता हूँ निश्चित रूप से जितना ज़्यादा रेवेन्यू मिलेगा उतना ज़्यादा विकास की राह खुलेगी। दिक्कत हमेशा मुझे भी महसूस हुई जब मैंने बहुत सारी खबरें कवरेज करी कि पंजीकृत और अपंजीकृत ये आंकड़ा बढ़ा है। जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पंजीकरण जो है वो MSMEs कम है, लेकिन अपंजीकृत की संख्या बड़ी ज्यादा है। अगर सब एक धारा में बहें, साथ आए तो उनको जो सरकारी लाभ है वो भी मिल सकते हैं। उसको लेकर भी क्या आपने अपने को बिल्कुल सही बात, आप सही कह रहे हैं। आज मैंने संख्या होती है, पंजीकृत की संख्या हमेशा आंकड़े बोलते हैं, आंकड़े बात होती है और अपंजीकृत संख्या उससे भी अधिक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कह सकते हैं। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत ज्यादा है। आज प्रत्येक घर में, जैसे आपने सोने की चिड़िया की बात की ना, तो पहले प्रत्येक घर में एक उद्योग होता था। उद्योग के बहाने वहाँ अपने औजार बनते थे, परफ्यूम बनते थे, मसाले बनते थे, कपड़ा बनता था। वैसे आज भी हर घर में आप जाके देखेंगे तो हर लोग का छोड़ के तीसरे घर में कुछ काम मिलेगा। महिला काम कर रही है, चाहे पापड़ बेलने का काम कर रही है, चाहे वो टॉयज बनाने का काम कर रही है, चाहे सिलाई का काम कर रही है। तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में निश्चित रूप से उन तक अभी तक कोई प्रकार की सरकारी सहायता पहुंची नहीं है। तो लघु उद्योग भारती प्रयास कर रही है उद्योग मित्र के माध्यम से। हमारे प्रत्येक ऑफिस में हेल्प डेस्क बना के हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो उस जितनी भी सरकारी योजना है इसका राइट जो उसका अधिकार बनता है वो अधिकार पर उनको मिल सके, इसके लिए लघु भारती प्रयास कर रही है। सरकार की अनेक योजनाएं, सरकारी मुद्रा योजना है, यहाँ प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट की योजना है, मुख्यमंत्री की योजना है, ऐसी बहुत सी योजना है। तो हम पूरे प्रयास कर रहे हैं कि वो वहां तक पहुंचे और निश्चित रूप से जिस दिन उनको तक पहुंचना शुरू हो गई बहुत एक बड़ा बदलाव इस सेक्टर में आएगा। जमीन बड़ा मुद्दा रहती है, अक्सर भारत में तो आपसी लड़ाई का कारण रहती है, लेकिन MSME इंडस्ट्री की बात करें तो छोटी जगह उन्हें चाहिए होती है। लेकिन जैसे संस्थाएं हैं जो उद्योग विकसित करती हैं राज्यों में, तो बड़े उद्योगों को तो अलॉटमेंट कर देती हैं, बड़ी राहत दे देती है, उनको इन्वेस्टमेंट और रोजगार के नाम पे छूट भी बहुत सारी पकड़ा देती है और तुरंत करती हैं कैबिनेट अप्रूवल लेके। लेकिन छोटी इकाइयां तरस जाती हैं कि वो अपने उद्योग, उनको प्राइम लोकेशन नहीं मिल पाती, उनको शहर के किनारे की बजाय दूर दराज ऐसी जगह फेंका जाता है। तो लघु उद्योग भारती क्या कोशिश कर रही है कि उन इकाइयों की महत्ता को समझते हुए जहां वर्कफोर्स यानी मानव श्रम आ जा सके, उस इलाके में जहां उपलब्ध हो सके वहां उन इकाइयों के लिए संभवतः क्लस्टर डेवलपमेंट के लिहाज से उन्हें जगह मिले, उसके लिए क्या प्रयास रहता है? राजस्थान
जमीन के मामले में सबसे बड़ा भाग्यशाली है। हमारे जमीन की जो क्षेत्रफल हमारे पास में है वो यूपी से भी हमारे पास क्षेत्रफल अधिक है, लेकिन इसका समयबद्ध नियोजन नहीं होने से, इनका डेवलपमेंट नहीं होने से हम लोग इसमें लिंकिंग कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सही कहा, बिल्कुल बड़े उद्योगपति, बड़े उद्योग घराने सरकारी जमीन कम रेट में ले लेते हैं और अपना काम चलाते हैं। जो रियल में नीडी है या वो जो जिनको छोटी जमीन की आवश्यकता उनको नहीं मिल पाता। तो लघु भारती ने पिछले 3 साल से हम मांग कर रहे थे सरकार से, और मध्य प्रदेश सरकार ने हमारी मांग सुन भी ली है, और राजस्थान सरकार भी हो सकता है इस बात को सुन ले। प्रत्येक बहुत लोग हो रहे हैं, 10,000 लोगों के बीच में बिल्कुल आज जैसे प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में हमने कहा 10% भूखंड आप रिजर्व करो, उन 10% भूखंड के ऊपर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाओ और वहाँ 100 मीटर में 100 मीटर का हॉल बनाओ, और महिला उद्यमियों को, यहाँ SC/ST उद्यमियों को जो रियल उद्योग अपने घरों में चला रहे हैं उनको वहाँ शिफ्ट करो। और चूंकि जमीन एक सीमित है, आने वाले समय जमीन कम हो जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जमीन बढ़ने वाली नहीं है, तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनेगी। उस 100 बाय 100 मीटर में वो अपने महिलाएं, वो श्रमिक या जो उद्योग लगा रहा है वो आराम से काम कर लेगा। और जो एक जगह होने पे, क्लस्टर में होने से सरकारी सुविधा को मिलेगी, एक सरकार के ध्यान में आएगा। आज घर में उद्योग चल रहा है, उसकी जानकारी किसी को नहीं है, लेकिन जब वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग चलेगा उसकी जानकारी सबको मिलेगी, तो निश्चित रूप से उसका फायदा सबको मिलेगा। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार का, उन्होंने हमारी बात को मानी है, और उन्होंने अभी नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने वाला है कि प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान सरकार ने भी इस ओर काम शुरू किया है। रिको ने अपनी ओर से पहल करते हुए भिवाड़ी में एक प्रकार का एक क्लस्टर डेवलप किया है जो मल्टी स्टोरी है, वहाँ भी ऑटोमेटिक प्रक्रिया होनी है। तो हमने मांग की भी प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र में, किसी भी शहर में इसकी आवश्यकता है। एक महिला, एक छोटा उद्यमी बड़ा भूखंड नहीं ले सकता, वो छोटा भूखंड ले सकता है, वो भी किस्तों में मुहैया कराया जाए और बैंक से ऋण दिलाया जाए, सस्ती दर पर बिजली दी जाए, जिससे अपने प्रोडक्ट को बेच सके, अपना काम कर सके, और वो भी अपना इस सरकार की जो मुहिम है विकसित राजस्थान, उसमें अपना योगदान दे सके। ये सवाल थोड़ा राजनीतिक है, लेकिन जवाब औद्योगिक आएगा आपकी तरफ से। महिलाएं बीजेपी के लिए वोट बैंक है, और मुस्लिम महिलाओं ने तो 3 तलाक के बाद बीजेपी को वोट दिया भी, वो दिखा भी है सर। केंद्र में आपकी सरकार मजबूती से बनी हुई है, लेकिन महिला उद्यमिता को इस तरीके से स्थान मिले, वो घर की दहलीज के अंदर तो काम कर रही है, दहलीज के बाहर फैक्ट्री का फीता उसके नाम से कटे, उसके लिए लघु उद्योग भारती क्या करे? लघु उद्योग भारती महिला, इसकी आबादी आधी आबादी महिलाओं की है, और बिना महिला हमारी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। ठीक है ना, हमने माँ के रूप में महिला को, उसके बाद बहन के रूप में, पत्नी के रूप में सब देखा। ठीक है ना, तो महिलाओं को भी समान दर्जा मिले, इसके लिए लघु उद्योग भारती प्रयास कर रही है। करीब 10 वर्ष पहले हम लोगों ने हमारे यहाँ लघु उद्योग भारती में महिला इकाई के नाम से हमने काम शुरू किया, और पहली इकाई हमारी महिला की वहाँ उज्जैन में बनी हमारी। आज पूरे देश में लगभग 50 महिला इकाइयाँ हमारी है, इसमें सबसे अधिक इकाइयाँ 20 इकाइयाँ राजस्थान में है। इन महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए हम लोगों ने एक स्वयं सिद्धा के नाम से कार्यक्रम शुरू किया। उस स्वयं सिद्धा के हम लोग एग्जीबिशन लगवाते हैं, इसमें महिलाएं अपने उत्पाद लेके आती है, उत्पाद का डिस्प्ले करती है, और हमारे दूसरे इकाई के लोग और उस क्षेत्र के लोग, उस क्षेत्र की जनता वहाँ पहुँचती है, और वो पहले जब वो प्रोडक्ट देखती है तो निश्चित रूप से वो प्रोडक्ट महिला की श्रम लगा हुआ, महिला की जो भावनाएं जुड़ी हुई है, वो पहले जब लोग देखते हैं, लोगों को बहुत पसंद आता है, और उसकी वहाँ खरीदारी होती है तो महिलाओं को संबल मिलता है। तो मैं समझता हूँ संविदा के नाम से हमने पिछले 3 वर्षों में लगभग 50 से अधिक इस प्रकार की प्रदर्शनी लगा के लगभग 10,000 महिलाओं को रोजगार से जोड़ा है। इसी प्रकार एक पाली, जोधपुर के पास एक छोटा शहर है, वहाँ हम लोगों ने महिलाओं को सिलाई की ट्रेनिंग दी, उसके बाद उनको मशीन उपलब्ध करवाई, उसके बाद उनको प्रोडक्ट फैक्ट्री दिलवाए, और उनकी प्रोडक्ट को सेल में शुरू किया। आज वहाँ करीब 15,000 महिलाएं उसमें जुड़ी हुई है, और सबसे बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम है, सबसे बड़ी बात यह है एक भी महिला डिफॉल्टर नहीं है, बिना कोई सी प्रकार की हमने कोई गारंटी कर लोन दिया उनको, और वो बिल्कुल समय किस्त चुकाती है, और प्रत्येक महिला 15 से लेकर 50,000 रुपये तक प्रति माह कमा रही है। इस प्रकार वहाँ हमने 1 लाख की चूड़ी बनती है, पहले हाथ से बनती थी, हमने मशीन डेवलप की, पहली मशीन बनी हमारे 3 लाख में, आज मशीन बन रही 50,000 में मशीन बन रही है। अब तक हम लोग करीब 600 मशीन वहाँ लगा चुके हैं, और एक मशीन में एवरेज 8 महिलाएं काम करती है, तो उन 600 मशीनों में 5,000 महिलाएं काम कर रही है, और पाली बहुत बड़ा हब बन गया। बड़े बड़े जो शोरूम वाले आते हैं वहाँ 5 लाख बैग चाहिए हमको, 10 लाख हमको चूड़ी चाहिए हमको,
तो वो हम लोग एक समूह बना के, क्लस्टर बना के, महिलाओं का एक ग्रुप बना के उनके करवा रहे हैं। तो बहुत बढ़िया महिलाओं का काम चल रहा है और आने वाले समय महिलाओं के लिए बहुत और भी अच्छा है। यहाँ जयपुर की बात करूँ मैं, यहाँ भी लगभग 400 महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है और वो सभी जब बात होती है इतनी खुश रहती है कि हम आपके जुड़ने के बाद में हमारा काम बढ़ गया, कि हमारे पूरे नेटवर्क उत्तर प्रदेश में आज लगभग 60,000 हमारे मेंबर है, एक करीब लगभग 1,000 से हमारी इकाइयाँ हैं। तो वो नेटवर्क का फायदा लेते वो काम कर रही है तो करें। और हम तो और आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हम चाहते हैं महिलाएं जो मुख्य धर्म आई है वो मुख्य धर्म बढ़ी रहे और पुरुषों से अधिक क्षमता के साथ वो काम कर सके। क्योंकि मैंने महिलाओं को देखा है, महिलाएं मतलब सृजनशील होती है, क्रियाशील होती है, उनमें क्रिएटिविटी भी उनमें होती है और उनमें एक मतलब विल पावर होती है। तो उस विल पावर का उपयोग करते हम लोग काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आने वाला समय महिलाओं का है और लघु पार्टी बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले करने वाली है। मोदी जी ने एक बयान दिया था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में सफर करेगा। मैं ये कहता हूँ कि गांव का प्रोडक्ट कब कंटेनर या हवाई जहाज के जरिए विदेश में जाएगा। हालांकि कोशिशें हुई हैं एक जिला एक प्रोडक्ट के हिसाब से और भी, लेकिन अभी भी दरकार है। मतलब बीच में जो प्रॉफिट है अभी भी उन्हें शेयर करना पड़ता है। सीधे तौर पर लघु उद्योग भारती ऐसे प्रोडक्ट जो सभी गुणवत्ता एक्सपोर्ट की पूरी करते हो उनको आर्टिजन से लेकर और सीधे खरीदा के बीच की कड़ी के रूप में लघु उद्योग भारती कैसे अपनी भूमिका निभाए। ये हमारा काम है कि प्रत्येक उद्यमी जो अपने उद्योग में एक प्रोडक्ट बनाता है उसकी उसे उचित कीमत उसको मिले, किसी प्रकार का बिचौलिया नहीं रहे, इसके लिए हम प्रयास करें। जैसे हमने कहा मेले के माध्यम से, आड़ बाजार के माध्यम से और तरह तरह के हम लोग सेमिनार के माध्यम से, वर्कशॉप के माध्यम से उनको एजुकेट करते हैं और एजुकेट करने के बाद में हमारा प्रयास होता है कि सीधा जो अपना जो मैन्युफैक्चरर है वो जो कंज्यूमर है उसको अपना प्रोडक्ट बेचे, जो जिसको B2C बोलते हैं। तो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और आज गांव ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है। आज सड़कों का नेटवर्क पूरे गांव में बिछ गए हैं, बिजली गांव में मिलने लगी है, पानी की व्यवस्था गांव में हो रही है। तो गांव भी हमारे ज्यादा संपूर्ण हो रहे हैं और हमारी तो लघु उद्योग भारती की सोच है कि जितना ज्यादा ग्राम हमारे सक्षम बनेंगे उतने शहरों पर लोड कम पड़ेगा, आबादी का लोड कम रहेगा, फ्लोटिंग पॉपुलेशन वहाँ कम होगी तो निश्चित रूप से गांव ज्यादा विकसित कर पाएंगे और शहरों को भी राहत मिलेगी। इसको लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो प्रत्येक प्रकार एक नेटवर्क तैयार कर रहे हैं और आपने कहा 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, हम लोग से आगे जा रहे हैं। 1 तहसील 1 प्रोडक्ट, हम वहां तक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है नहीं। और जब ये सक्सेस हो जाएगा उसके बाद हम लोग 1 विलेज 1 प्रोडक्ट की और हम आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये तो जबरदस्त रहने वाला है और उस गांव की खूबी भी रखेगी। मुझे गांव याद आ जाता है, वहाँ पर एक सवाल आता है हमेशा, बेर बकरी बाजरा। हालांकि बकरियां पशुधन होती हैं, वो धीरे धीरे अपनी अलग हो रही है और बाजरे ने भी पुराने की बजाय अब शंकर बाजरा आ गया तो छोड़ रहा है और बेर जो होते थे वो अब बाबू बेर आ गए, वैसे हैं। तो वो चीज अगर आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है वो गांव की पहचान भी बनी रहेगी। देखो एक कोविड काल बीच में आया था, बहुत ही मेरा अगला सवाल भी इसी पे त्रासदी थी। उस कोविड काल में हमको वापिस मजबूर कर दिया हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था को याद करने का, हमारे पुराने संस्कार, हमारे पुराने सिस्टम हमने याद किया, ठीक है नहीं। आज आप शंकर बाजरे की बात कर रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी इसको आप भूलने वाले हैं। और आज जो विश्व का पिछले वर्ष हमने मिलेट ईयर की मनाया हम लोगों ने, इतना बड़ा मोटा धान है उसकी बिल्कुल एक गेहूं तो कहाँ से आया, हमारे प्रोडक्ट नहीं है, ये बात कर, ये तो यूरोप से आया, गेहूं आया था और हम इसको हमने अपना लिया। आज जो किसी भी मतलब आज जितनी भी बीमारी आ रही है हमारे, या कैंसर की या नई बीमारी आ रही है, सब खान पान का है। तो जितना अच्छा खान पान होगा हमारा, जो हमारे खुद की देसी खाद है उससे करके जो बाजरा पैदा करेंगे, उससे मक्की पे है, ज्वार है, जो भी मोटा धान पैदा करेंगे तो उसकी जो उपज होगी, उसकी खुशबू होगी, उसमें हमारी आत्मीयता भी होगी और उसको लेने के बाद हमारी सेहत भी अच्छी होगी। तो हमने जो कल्पना की ना विकसित भारत, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, स्वस्थ भी हो, शिक्षित भी हो, संस्कारित भी हो और जो प्रत्येक व्यक्ति समझ सके मेरा कर्तव्य क्या है। अधिकारों की बात हम खुद करते हैं कि मेरा अधिकार, कभी हमने कहीं सोचा हमारा कर्तव्य क्या, हमारी ड्यूटी क्या है। ये देश के प्रति हमारी कोई ड्यूटी भी है, तो ड्यूटी को पूरा करने की शिक्षा भी हम लोग देने वाले हैं। घनश्याम जी, सवाल चूंकि आपने कोरोना का जिक्र किया, बड़ी इकाइयां तो बड़े झटके झेल जाती है लेकिन ऐसे झटके वो छोटी इकाइयां नहीं झेल पाती आर्थिक तौर पर। अगर कभी कोई भी ऐसी चीज आती है वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर, और चूंकि इन दिनों उबाल भी है लोगों में,
वो कहते हैं कि भाई यूरिया का प्रोडक्ट है तो उबाल जल्दी आ जाता है, और बहुत सारे राजनीतिक कारण भी है कि अक्सर ऐसी स्थिति हो जाती है कि शेयर मार्केट पर भी असर पड़ता है, छोटी छोटी पूंजी रुक जाती है, निवेशक सोचने लगता है। उस स्थिति में लघु उद्योग भारती कैसे उनका संरक्षण बन रहा है एमएसएमई इकाइयों का, और खासतौर पर उनका जो लघु है। बिल्कुल सही, आपने बहुत सही कहा। कोविड की बात हम लोगों ने की, और कोविड के बाद में इस प्रकार का जो फर्टिलाइजर यूरिया की बात आपने की, जितनी सब्सिडी सरकार यूरिया पे दे रही है, तो वही सब्सिडी सरकार में तो उससे आधी सब्सिडी सरकार ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो बनाए, जो गौशाला में हमारी जो प्रोडक्ट बनाए उनको अगर दे, मैं समझता हूँ कि सरकार जो हेल्थ का बजट है ना, ये 1/4 हो जाएगा। इतना सरकार हेल्थ में खर्च कर रही है, क्योंकि कैंसर बीमारी हो रही है, आज डायबिटीज हर घर में है। अभी तो सिद्धू बाजी ने अपनी वाइफ का जो कैंसर मुक्त का किया, उसके बाद तो अस्पतालों को जारी करना पड़ गया कि इम्यूनिटी बूस्टर है। सही बात, आज हम लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और निश्चित रूप से इस जो हमारी पुरानी विद्या थी, हमारे जो देसी प्रोडक्ट थे, हमारी देसी दवाएं थी, हमारी जो अपने किचन में कहते थे, पर किचन में जो हमारी जो मसालदानी होती थी, जिसको अठड़ी बोलते हैं, हमारे कह रहे हैं मसालदानी है, उसमें हमारी जो ये लौंग है, हमारी मिर्ची है, हमारी हल्दी है, हमारा जीरा है, अजवाइन है, ये सब हमारी देसी दवाई थी। इनका उपयोग करने के बाद में हम लोग सोच लेते थे, उसको हम भूल गए। ये पिज्जा बर्गर आ गया, तो पिज्जा बर्गर आने के बाद में तो ये बीमारी आई थी, तो सरकार की सोच बनी है, और सरकार जो चीज सोच के साथ चल रही है, लोगों की वार्ता से पूरा सहयोग कर रही है, और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से इसमें बड़ा बदलाव आएगा। ऑर्गेनिक खेती भी होगी। हम लोग यूरिया पे इस प्रकार के जो सब्सिडी, जैसे मैंने पहले कहा, ये करके इसकी सब्सिडी ट्रांसफर कुछ की जाए उगने के लिए, तो लोगों के मन में सोच तो बदलाव आया, लेकिन हर काम में समय लगता है। किसी भी काम को तुरंत आज शुरुआत करेंगे तो उसको समय लगेगा। तो मैं अगले 5 वर्षों में ये बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और जब बदलाव देखने को मिलेगा तो निश्चित रूप से जो भारत किसानों को फायदा मिलेगा इसका। एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा था, अब तो आपकी शाखाएं विदेश में भी हैं, अच्छी बात है। लघु उद्योग भारती में लघु छुपा हुआ है, लेकिन दृष्टि दूर तक है। प्रवासी राइजिंग राजस्थान से जुड़े, इसके लिए एमएसएमई के लिहाज से, उनके सपोर्ट के लिहाज से, उनके गार्जियनशिप के लिहाज से आपके क्या प्रयास? देखिए, लघु उद्योग बिल्कुल सही कहा आपने, हम लघु उद्योग है, लेकिन लघु उद्योग से बड़े उद्योग बनेंगे। शुरुआत वहीं से होती है, बच्चा पैदा होता है तो एक बढ़ता है, एक युवा होता है, फिर जवान होता है, बूढ़ा होता है, तो वैसे उद्योग भी आगे से आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी हमारे जो राजस्थान, चाहे प्रवासी राजस्थान के बाहर हो, चाहे विदेशों में हो, उनकी सभी सोच है मातृभूमि के प्रति हम यहाँ आए, और मातृभूमि का हमारा जो खर्च है उसको चुकाए, उनको आज तक मौका नहीं मिला। पहली बार प्रकार की सरकार की सोच आई है, मौका मिला, तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती इसमें पूरा प्रयास कर रही है। हमारे ऐसे बहुत से उद्यमी साथी है जो लंबा अनुभव रखते हैं, लंबे समय से पिछले 50 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको उद्योगों का अनुभव भी है और सरकारी क्षेत्र का अनुभव भी है, सरकारी तंत्र का उनको अनुभव है। तो हम लोगों ने ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया है, उनको उद्योग मित्र का हमने नाम दिया है, और वो उद्योग मित्र सरकार, सरकारी विभाग और निवेशक के बीच में एक कड़ी का काम करेंगे, एक ब्रिज का काम करेंगे, और सेतु का काम करेंगे, और मिलकर जो उनके साथ प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत मददगार साबित होंगे। हम चाहते हैं कि जिसने एक बार यहाँ एमओयू साइन कर लिया, एक बार सब देख लिया, वो वापिस पीछे नहीं जाए, अभी कहीं मुड़े नहीं, बिल्कुल उसको निवेश यहाँ करे और यहाँ पर अपना कारखाना लगावे, लोगों को यहाँ रोजगार दे और अपने मातृभूमि की सेवा करे। आप राजस्थान चौक में आए तो सोचा कुछ राजनीतिक सवाल भी कर लें। आपको बीजेपी की सरकारें सपोर्ट करती है, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन की है, वहां पे थोड़ा सा जूझना पड़ता है। ऐसा हम लोग काम करते हैं, उद्योग क्षेत्र में काम करते हैं जी, हमारा काम सबसे पड़ता है। बीजेपी की, ठीक है, हमारी विचारधारा बीजेपी से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, लेकिन बीजेपी के भी जो भी सभी काम में हम लोग कभी भी ऐसा आंख में सपोर्ट नहीं करेंगे जो अगर कोई भी नीति अगर हमारे हित में नहीं है उसका विरोध करेंगे। और कांग्रेस सरकार भी कोई अच्छी नीति लेके आती है तो निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करते हैं। पिछले सरकार में राजस्थान में अशोक गहलोत ने पहली बार जो एक मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना लेके आए थे, बहुत अच्छी योजना थी, हमने उसका बहुत धन्यवाद किया, बिल्कुल उसका धन्यवाद किया, लेकिन सरकार ने तो 1 वर्ष बाद उसमें अमेंडमेंट करके उस योजना को खराब कर दिया, उसके हमने उसका विरोध भी किया। ठीक है, तो हमारा काम एमएसएमई की सेवा करना है, एमएसएमई को ग्रोथ करना है। और कई बार सरकारी जो राजनीतिक पार्टियां कुछ पब्लिक दबाव में या किसी और कारण से कुछ ऐसे निर्णय कर लेती है जो उद्योग को हित में नहीं होते हैं। आज जैसे हम लोग सोलर पे बात कर रहे हैं, सरकार के कह रहे हैं सोलर की सरकारी नीति सही नहीं है, सरकार का जो पावर में जो फ्यूल सरचार्ज लगाती है वो सरकारी नीति सही नहीं है, हम उसका बार बार विरोध करते हैं।
और हमें ज्यादा सपोर्ट की बात है, कांग्रेस सपोर्ट सरकार है कि मैं बीजेपी से ज्यादा सपोर्ट करती है हमारा, क्योंकि उनको पता है कि लोगों की भारतीय वही बात करेगी जो देश हित में होगी। हाँ, इसलिए मैं कभी भी कांग्रेस सरकार में कभी बिल्कुल तकलीफ नहीं आई, काम करने में बिल्कुल तकलीफ नहीं आई। उल्टा हम लोग वहाँ तो ज्यादा हम लोग जोर से बोल पाते थे, यहाँ तो कुछ बोलने की मर्यादा हो गई हमारी, ठीक है नहीं, तो वहाँ भी तुम्हें और हमारी बात वो सुनते थे और हमारे काम होते थे। मेरा सवाल ये इसीलिए था ताकि आपके साथ जुड़ के जो निवेशक आप पे विश्वास करके निवेश कर रहा हो अपनी छोटी पूंजी, वो रहे कि सरकार बदलने का असर नहीं है, सरकार बदलने से कुछ नहीं बदलेगा, नीतियां, नियम और इच्छा शक्ति निवेश की वही रहेगी। इसीलिए ये सवाल था कि इससे कोई चेंज नहीं आने वाला, किसी प्रकार चेंज नहीं आने वाला है। हमने तो सरकार से भी कहा है कि जैसे एकल खिड़की सब सरकार पिटती है, एकल खिड़की, लेकिन एकल खिड़की वास्तव में है नहीं। एक उद्योग को लगाने के लिए कम से कम 25 विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहां से एनओसी लेकर लानी पड़ती है, एनओसी उसके परमिशन देनी पड़ती है, और निवेशक 2-3 विभाग जाने के बाद थक जाता है तो वो भी पैक हो जाता है। इस बार प्रयास कर रहा है कि सरकार हमने कहा कि एकल खिड़की नाम नहीं, एकल खिड़की होनी चाहिए, और उससे आगे बढ़ के प्रत्येक बड़े प्रोजेक्ट का एक आप नोडल अधिकारी, बड़ी लंबी सरकार का फौज है, ISB, RSB फौज, उनके पास में एक ही नोडल अधिकारी तय करो कि हमारा निवेशक एक व्यक्ति से बात करेगा, वो व्यक्ति सब काम करवा देगा, तभी हम काम कर पाएंगे। अलग अलग विभागों को चक्कर लगेगा, हम काम नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से नीतियां सरकार की है, सरकार एक कोई भी रहो, उनको सबको निवेश चाहिए, सबको उद्योग चाहिए। बिना उद्योग की कोई सरकार चल सकती है, बिना MSME कोई सरकार राजनीति कर सकती है। बिल्कुल, इसी बात के साथ घनश्याम ओझा जी इस चर्चा को हम करेंगे समाप्त। अच्छा लगा आप राजस्थान चौक आए, और एकल खिड़की यानी ऐसी खिड़कियां खुलती रहनी चाहिए जो निवेश को प्रोत्साहित करें, आपके कारोबार को, उद्यम को, देश को आगे बढ़ाएं। राजस्थान राइजिंग हो रहा है और उसमें सबसे अच्छी पहल MSME राजस्थान राइजिंग कॉन्क्लेव के रूप में दिखाई देगी। लघु उद्योग भारती इससे संयोजित कर रहा है, संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। उम्मीद है छोटी इकाइयों को भी वही तवज्जो राजस्थान और देश की सरकार में मिलेगी जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को मिल रही है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, आपके जो सवाल हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर घनश्याम ओझा जी से मिलेंगे और जानेंगे उन सवालों के जवाब। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, बहुत आभार।